बूट कैंप लेक्चर नंबर 10 का ओवरव्यू कर लेते हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ओवरव्यू ये है कि सबसे पहले हम मेथड ओवरराइडिंग ये क्या होता है इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फाइनल कीवर्ड क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हमने की ना, ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होंगी। तो पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है और टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, ठीक है। और जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की इसकी टाइप्स में देखेंगे तो दो तरह की टाइप्स हमें मिलेंगी। तो उसमें से एक टाइप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी यूज होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेसेस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बहुत सारे सिनेरियोज ही बन जाते हैं। एंड पे हम प्रोजेक्ट का डिस्कशन करेंगे। तो मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो when child class has the same method as declare in the parent class, जो पेरेंट क्लास में मेथड बना हो, फॉर एग्जांपल एबीसी के नाम से एक मेथड पेरेंट क्लास के अंदर बना हुआ है, और उस वही सेम टू सेम मेथड मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ इन चाइल्ड क्लास, उसको कहेंगे मेथड ओवरराइडिंग। रूल्स क्या है इसके, रूल्स ये हैं कि सबसे पहला जो काम करना है ना, इज आ रिलेशनशिप होना चाहिए दो क्लासेस का। यानी इनहेरिटेंस आपने इंप्लीमेंट की हो, वो किसी भी टाइप की हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिंगल इनहेरिटेंस हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो, कोई भी इनहेरिटेंस आपने जरूर करनी। इनहेरिटेंस हुई हो, उसके बाद आपने क्या किया हो, जो मेथड आपने ओवरराइड करना है ना, उसका नाम सेम टू सेम होना चाहिए जैसे पेरेंट के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज के मेथड जो है उसके अंदर पैरामीटर्स भी सेम होने चाहिए जैसे पेरेंट के अंदर है। तो यहां से ना, इस रूल से ना एक चीज डिफ्रेंशिएशन हो जाती है कि वहां पे मेथड ओवरलोड में क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पैरामीटर्स है ना, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, वो डिफरेंट हो जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर सेम रहेंगे, और वहां पे हम एक ही क्लास के अंदर मेथड्स बना रहे थे। दूसरी चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप की हम नहीं देखते, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप सबसे पहले देखेंगे। इनहेरिटेंस मस्ट है, बिना इनहेरिटेंस के मेथड ओवरराइड नहीं कर सकते आप, सही है। तो मैंने कहा कि नाम सेम होना चाहिए मेथड का, फिर उसके पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, जैसे पेरेंट के अंदर है वही चाइल्ड के अंदर होना चाहिए। तो तीसरा जो रूल है उसमें क्या होना चाहिए, द मेथड मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए, जैसे पेरेंट क्लास के अंदर है वैसे ही रिटर्न टाइप और नाम और पैरामीटर्स आपके होने चाहिए एग्जैक्टली सेम इन चाइल्ड क्लास, सही है। तो मेथड ओवरराइड कि हमें थोड़ा सा रूल समझ आ गए, बनाना क्या है, थोड़ा सा ओवरव्यू हमारे माइंड में बन गया। इसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन अब कोडिंग में भी देखते हैं। पहले एक और चीज के क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स। तो क्या हम स्टैटिक मेथड्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। तो स्टैटिक मेथड को छोड़ के ना, आप हर एक मेथड को ओवरराइड कर सकते हो, एक स्टैटिक और एक फाइनल को छोड़ के। फाइनल का भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बन सकता था कि फाइनल मेथड को क्या ओवरराइड किया जा सकता है, तो वो भी नहीं किया जा सकता। फाइनल को भी नहीं किया जा सकता और स्टैटिक को भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसकी रीजन बताता हूँ। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, जो क्लास एसोसिएटेड होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसे आप बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नेम्स से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्लास है ना, जो भी आपके स्टैटिक मेथड है वो एसोसिएट होते हैं विद द क्लास। वी कैन नॉट एसोसिएट द सेम स्टैटिक मेथड विद अदर क्लास, ठीक है। वो किसी ना किसी एक क्लास से एसोसिएटेड होगा, तो उसे आप दूसरी क्लास से एसोसिएट नहीं कर सकते। इसलिए आप मेथड ओवरराइड स्टैटिक मेथड्स को नहीं कर सकते। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि कैन वी ओवरराइड मेन मेथड। तो मेन मेथड को भी नहीं कर सकते, उसकी रीजन कि वो भी स्टैटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें की हैं, एक स्टैटिक मेथड को भी नहीं कर सकते और फाइनल को भी नहीं कर सकते, ठीक है। फाइनल जो क्या होता है उसके बारे में अभी हम इसी लेक्चर में देख लेंगे। तो लेट्स सी कि ना, मैं इसको यहीं पे रोक कर ना
थोड़ा सा जाता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। मैं आज हम लेक्चर 10 कर रहे हैं, इसी के नाम से मैं बना। तो लेट्स सी के हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। ये एक्स्ट्रा कमेंट्स अभी के लिए उड़ा दिया करें, लेकिन जावा के अंदर ना कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आप कमेंट्स के नाम से एक लाइब्रेरी बकायदा इन्होंने जावा ने बनाई हुई है, उसको भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अभी हमने ये मेन मेथड बना दिया। अब जरा इसको यहाँ पे आते हैं और मैं क्या करता हूँ, सोर्स के अंदर ये मेरा पैकेज जो जावा 10 उसने खुद ही बना के दिया है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नया क्लास बना। अब ये होगी मेरी पेरेंट की क्लास। तो लेट्स सी के इसको मैं पेरेंट क्लास में नाम देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लास है बाइक, और इसका मैं इस क्लास के अंदर एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। उस मेथड को कहता हूँ पब्लिक वॉइड और रन के नाम से। ठीक है, कोई इसमें पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप भी वॉइड है, पब्लिक है। सही है। इसमें आप डिफाइन भी कुछ करना चाहो, एस आउट करके डिफाइन कर दो। लेट्स सी के बाइक इज रनिंग। मैंने एक मेथड बना दिया, सिंपल सा मेथड बनाया ताकि समझ आए। एक और क्लास बनाते हैं। लेट्स सी कि वो हमारी होगी चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास को मैं नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी होंडा की क्लास है, नॉट या जो फिर यामाहा, या कुछ भी बाइक के जो भी नाम होते हैं उसमें मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे पास ये जो मेथड मैंने बनाया है ना, ये रन के नाम से सेम रिटर्न टाइप, सेम नेम, सेम पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स भी सेम है, लेकिन इसके अंदर मैं बॉडी डिफरेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि होंडा बाइक इज रनिंग। तो देखिए कंपाइलर मुझे अलाउ कर रहा है कि उसकी बॉडी आप चेंज कर लें। जरूरी नहीं कि आप जो है पेरेंट वाले जो मेथड है उसकी ही बॉडी आप रन करो। आप इसकी बॉडी डिफरेंट कर सकते हो, और हम बनाते भी इसीलिए हैं ताकि हम बॉडी को डिफरेंट कर सकें। अभी मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल भी बताता हूँ कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है। अभी तो हम इसकी वैसे इंप्लीमेंटेशन को समझ रहे हैं। तो लेट्स सी कि मैंने रन का मेथड बाइक के अंदर भी बनाया, होंडा के अंदर भी बना दिया। तो सिंपल इनहेरिटेंस की और उसी का मेथड ओवरराइड कर दिया। ये देखें सिंपल सा काम है, ओवरराइड इस तरह से हो जाता है। क्या, इसको अब मैं रन करके दिखाता हूँ। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ होंडा। ये चाइल्ड क्लास है, हमारी जो चाइल्ड क्लास है होंडा का ऑब्जेक्ट बनाया न्यू, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा होंडा डॉट रन। ये इसका अपना मेथड है। अच्छा, आप देख रहे हो कि जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ना तो कुछ और भी मेथड मुझे नजर आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की क्लास है ना, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब की पेरेंट है। ठीक है, ये जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की पेरेंट क्लास। इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं, जैसे इक्वल्स का मेथड इसके अंदर है, उसी तरह गेट क्लास का मेथड इसके अंदर है, हैश कोड का मेथड इसके अंदर है, उसी तरह नोटिफाई का मेथड इसके अंदर है, उसी तरह नोटिफाई ऑल केयर। ये रन तो इसका अपना मेथड है ना होंडा वालों का। और जो टू स्ट्रिंग है, ये भी ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, वेट ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। ये सारे मतलब, इसका मतलब पेरेंट के अंदर जो चीजें हैं ना, मैंने आपको यही कहा था कि इनहेरिटेंस जब भी करते हो तो पेरेंट के सारे पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स आपको इस सब्जेक्ट में शो हो जाएंगे, एक्सेसिबल होंगे। तो देखिए रन जो है वो इसका अपना भी मेथड है, और अगर मैं इसे कमेंट भी करके दिखा दूं, इस मेथड को मैं यहाँ से कमेंट करके दिखा दूं ना, तो फिर भी ये मेथड मुझे इस सब्जेक्ट में मिलेगा। ये देखेगा, मैं यहाँ करता हूँ रन तो अब भी मुझे मिल रहा है, लेकिन ये बाइक इसके ऊपर लिखा आ रहा है। देखें इसके ऊपर लिखा आ रहा है lecture10.बाइक। अब ये जो मेथड है ना, ये वाला मेथड, ये मेरा है पेरेंट क्लास का मेथड। इसके जो डायरेक्ट पेरेंट है ना वो आपकी बाइक है। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ओवरराइड को जरा प्रिंट करा के पहले देख लेते हैं। तो यहां से मैं कहता हूं कि
रन के मेथड को कॉल करूँ। लेट्स सी कि जैसे मैं इसे रन करूंगा ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा होंडा, तो अपना ही इम्प्लीमेंटेड मेथड रन करके आपको दिखाएगा। सही है। तो होंडा बाइक इज रनिंग, ये इसका अपना मेथड था। लेट्स सी कि अगर मैं इसका अपना मेथड कमेंट कर दूं, कमेंट आउट करूंगा, फिर मैं इसे कॉल करूं, तो अब क्या होना चाहिए? अब इसे पेरेंट का मेथड कॉल करना चाहिए। सही है। तो पेरेंट का मेथड ये कॉल कर, एक चीज समझ आई कि ओवरराइड करते कैसे, करते क्यों है, कहाँ पे जरूरत, वाई का आंसर करने जा रहा हूँ कि क्यों करते हैं। ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ती है कि हम एक समझ लें कि ओवरराइड मेथड करने की हमें क्या जरूरत पड़ रही है। तो थोड़ा सा इसके अंदर आते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं, लेकिन एक सिंपल सी एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। मेरे पास एक बैंक है, तो एक बैंक है, इसने क्या किया कि इसने कहा कि मैं ना लोगों को लोन दूंगा या फिर क्रेडिट कार्ड दूंगा, तो उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है। तो मैं ना एक इंटरेस्ट रेट के नाम से मेथड बना रहा हूँ, वॉइड, इसका काम है गेट, बल्कि इंटरेस्ट रेट इंटीजर में कर लेते हैं, ठीक है, गेट इंटरेस्ट रेट, इसके नाम से मैंने एक मेथड बना दी। सही है। ये करेगा क्या मेथड, ये आपको रिटर्न करेगा इंटरेस्ट रेट। तो बाय डिफॉल्ट जो मेरा इंटरेस्ट रेट है ना वो 0 है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफरेंट जो बैंक्स होंगे ना, स्टेट बैंक समझ लें कि सबका जो इंस्ट्रक्शन देता है ना कि ये वाला रूल इंप्लीमेंट करो, ये फला रूल इंप्लीमेंट करो, तो ये एक मेरा बैंक है जो रूल्स आपके इंप्लीमेंट कराएगा। ये स्टेट बैंक है, इसको रीनेम करके आप स्टेट बैंक भी कर सकते हो। तो मैं स्टेट बैंक की जो रीनेम कैसे करते हैं, फैक्टर फैक्टर में जाकर रीनेम, तो यहाँ पे आप क्लास का नाम चेंज कर सकते हो, इसे कहते हो स्टेट, स्टेट बैंक रिफैक्टर। तो उसने बैंक का नाम मैंने चेंज करके लग दिया स्टेट बैंक। सही है। तो ये जो स्टेट बैंक की मेरी क्लास है ना, इसके अंदर एक मेथड है गेट इंटरेस्ट। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला मेथड हर एक जो भी बैंक आपका ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ऑब्जेक्ट मतलब एक बैंक बनेगा, तो बैंक का फॉर एग्जांपल एचबीएल का बैंक बना, एचबीएल का बैंक क्या करेगा, वो भी इंटरेस्ट रेट अपना कोई ना कोई सेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। ये रूल वो कर सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट होना जरूर चाहिए। तो ये भी क्या करेगा, इंट गेट, पहले तो सबसे पहले इनहेरिट करेगा, ये कहेगा कि मैं ना किसको फॉलो कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स करके ये करेगा स्टेट बैंक को फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट बैंक, इसको पहले सबसे पहले एक्सटेंड किया, यानी इसके रूल मैंने अपने बैंक में इंप्लीमेंट कर दिए। तो ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट अपने बैंक में रखें। तो मैं कहता हूं पब्लिक इंट गेट इंटरेस्ट रेट, आर कैपिटल था, तो जैसे उसने लिखा हुआ था सेम टू सेम लिखूंगा। सही है। तो ये कहता है रिटर्न करो, रिटर्न 10% मैं इंटरेस्ट करूंगा। ठीक है। ये कहता है मैं 10% आपका इंटरेस्ट रखूंगा। ठीक है। मेरा बैंक जो है ना वो 10% रखेगा इंटरेस्ट रेट। उसने कहा चले ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, ये वाला मेथड जरूर अपने क्लास के अंदर इंप्लीमेंट जरूर करो। ये रूल जरूर होना चाहिए, लेकिन इसकी बॉडी आप डिफरेंट कर सकते हो। ठीक है। तो ये ओवरराइड जो है ना आपको यहाँ पे हेल्प आउट करेगा। हाँ, ये फोर्स नहीं कर रहा कि अगर मैं इसको ना कमेंट भी कर दूं ना तो मुझे फोर्स नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ ये फोर्स भी करे। उसके लिए हमें ना पॉलीमॉर्फिज्म को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स सी, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल समझा रहा था। तो मेरे पास एक अलाइड बैंक है, या यूबीएल है, या एमसीबी बैंक है। तो एमसीबी ने क्या किया, उसने भी सेम यही काम किया। उसने कहा कि मैं भी ना किसको फॉलो करूंगा, सबसे पहले उसने किया एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स करके उसने कह दिया कि मैं यहाँ स्टेट बैंक को ही फॉलो करूँ। तो स्टेट बैंक को फॉलो किया पब्लिक करके, इसने कहा कि ये वाला मेथड जरूर आपके पास होना चाहिए। तो मैंने इसे कर दिया इंट गेट इंटरेस्ट रेट, और मैंने इसमें रिटर्न कर दिया
कोई 12% इंटरेस्ट ये लेगा। ठीक है, तो इस तरह करके अपना इंटरेस्ट रेट वो डिफरेंट करते जा रहे हैं, लेकिन एक ही मेथड हर एक क्लास में ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, ये काम आप फोर्सफुली भी करा सकते हो। ठीक है, वो फोर्सफुली कैसे होगा, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेगी पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन एक चीज समझ आ गई कि अगर आपने किसी दूसरी क्लास को फोर्स करना हो कि ये वाला मेथड अपनी क्लास में जरूर आप इंप्लीमेंट करो, तो उसके लिए आप मेथड ओवरराइडिंग कर लेते हो। ठीक है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे हम इसको डिटेल में और पढ़ते हैं। मेथड ओवरराइड की समझ आ गई, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फाइनल कीवर्ड क्या होता है? फाइनल एक ऐसा कीवर्ड जावा के अंदर यूज होता है जिसे हम कांस्टेंट, कॉन्स्ट के नाम से, जो सी प्लस प्लस में आपने कीवर्ड पढ़ा होता है ना, ये तकरीबन वैसे ही काम करता है। ठीक है, ये आपको क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है यूजर को। तो क्या यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेगा? द जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, फाइनल को आप वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकते हो, मेथड के साथ भी यूज कर सकते हो, और क्लास के साथ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो तीन तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आपने किसी क्लास के साथ फाइनल लगा दिया, तो वो वाली क्लास फर्दर इनहेरिट नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपने किसी मेथड के साथ लगा दिया तो वो फर्दर ओवरराइड नहीं हो सकता। और अगर किसी वेरिएबल के साथ लगा दिया तो वो फर्दर उसकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। तो इसे हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेटबीन्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना यहाँ पर, ठीक है, फाइनल मैंने ले लिया इंटीजर नंबर और उस पर वैल्यू रख दी 10। अब मैं क्या करता हूँ, नम इज इक्वल टू 100, इसे सेट करता हूँ। तो जैसे मैं सेट कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। वो कहता है कि फाइनल जो आपने चीज कर दी है ना, वो चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू। ये आप काम फाइनल वेरिएबल के साथ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू एक बार जो आ गई वही रहेगी, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सी के क्लास के साथ भी इसे लगा के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक फाइनल क्लास। देखिए एरर तो नहीं दे रहा ना, यहाँ अलाउ कर रहा है मुझे। लेकिन एक चीज यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया होंडा के अंदर। जैसे उसे मैंने फाइनल किया तो वो कहता है आप फाइनल क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। जो फाइनल क्लास होती है ना, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होती। तो ये काम तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी चीज हमने देख ली। और फाइनल किसके साथ लगाया जा सकता है? फंक्शन के साथ भी लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पब्लिक फाइनल void रन। तो यहाँ पे मैं जाऊं, तो यहाँ पे मैं इसको अनकमेंट कर दूं। तो अब मैं जब ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मुझे देखिए कंपाइल टाइम में ही उसने कह दिया कि आप फाइनल जो आपका मेथड होगा ना, वो कभी भी ओवरराइड भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो तीनों चीजें हमें समझ आ गई कि फाइनल कीवर्ड यूज क्यों होता है और इसका बेनिफिट क्या है। तो लेट्स सी के आगे बढ़ते हैं। सबसे मेजर जो टॉपिक है ना, पॉलीमॉर्फिज्म का मुश्किल समझे जाने वाला टॉपिक भी यही है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। बड़ी मुश्किल से एक लाइन मैंने बोल दी है कि एक एक्शन डिफरेंट वेज से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये कहता है पॉलीमॉर्फिज्म इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक्स वर्ड्स। ग्रीक्स वर्ड कौन से हैं? पॉली और मॉर्फिज्म। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी शेप्स, एक चीज की बहुत सारी शक्लें। ठीक है, एग्जाम्पल दूं तो फॉर एग्जाम्पल पर्सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जो एक पर्सन है, वो घर में जब आएगा तो एज अ फादर एज अ ब्रदर बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर एज अ जॉब में जाएगा तो वो कोई डेवलपर है या फिर मैनेजर है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसी तरह वो जब फ्रेंड सर्कल में जाएगा तो वो एज अ फ्रेंड बिहेव करेगा। सही है, तो एक ही चीज के जब डिफरेंट बिहेवियर्स आपको नजर आते हैं उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। क्या ये ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट के जो डिफरेंट बिहेवियर होंगे ना, उनको भी पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो पहली इसकी टाइप है, इसका नाम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
या फिर इसका दूसरा नाम है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तीसरा इसका नाम है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, स्टैटिक वो होती है जो कंपाइल टाइम पे आपकी हो जाती है, उसे पॉलीमॉर्फिज्म को स्टैटिक कहते हैं। और जो कंपाइल टाइम पे काम हो जाए उसे अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, जो रन टाइम पे चीज होगी उसे डायनामिक कहते हैं। और डायनामिक में जो चीज हो वो लेट बाइंडिंग हमेशा होती है, क्योंकि कंपाइल टाइम पहले होता है, रन टाइम बाद में होता है। जो चीज बाद में होती है वो लेट बाइंडिंग में आएगी। सही है। तो थोड़ा सा ये आपको मीनिंग्स मैंने भी समझाया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सी के सबसे पहले पढ़ते हैं पहली वाली टाइप। तो पॉलीमॉर्फिज्म की जो पहली टाइप है वो है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। पहले हमें वर्ड को समझना था। तो वर्ड का मतलब होता है मैनी शेप्स, बस इसके अंदर इस स्लाइड में यही समझाया हुआ है। फिर इसकी कितनी टाइप्स है वो बताया हुआ है, कि कंपाइल टाइम है, एक रन टाइम है, या फिर स्टैटिक है या डायनामिक है, अर्ली बाइंडिंग है या लेट बाइंडिंग है। तीन इसके नाम है। ठीक है, अक्सर सॉफ्टवेयर हाउसेज में ना ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्ली बाइंडिंग क्या होती है मुझे ये बताओ। वो ये नहीं पूछते कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, तो वो ये पूछते हैं कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, लेट बाइंडिंग क्या होती है, ये बताओ। ठीक है, तो लेट्स सी के इसको डिटेल में जरा पढ़ लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड हमें समझ आया, उसके बाद अब पहली टाइप की तरफ चलते हैं। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग, या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। तो ये कहता है कि इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो थ्रू मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग तो हमने की हुई थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये पहला है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो आप सी प्लस प्लस में कर सकते हो, इन सी प्लस प्लस में कर सकते हो, जावा में अवेलेबल नहीं। ठीक है, जावा में क्योंकि पॉइंटर्स नहीं होते इसलिए आप इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे रेफरेंसेस से आप डील कर रहे होते हो। तो जावा के अंदर पॉइंटर्स है ही नहीं। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी के मेथड ओवरलोडिंग तो हमने की हुई थी, ये कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेते हैं, जरूरी नहीं किसको लूं, एक नई क्लास बना लेता हूं ताकि समझ आ जाए। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए क्लास है, वैसे सिंपल सा नाम दिया ए, एक क्लास है जिसका नाम है ए। तो इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड डिफाइन करता हूँ एबीसी, और इस मेथड के अंदर क्या रख करता हूँ कि कुछ वर्ड इसकी रिटर्न टाइप रख देता हूँ, पब्लिक रख देता हूँ। लेट्स सी कि इसके अंदर मैंने जीरो पैरामीटर पास किए। तो जब जीरो पैरामीटर पास किए तो क्या मैं इसका एक और मेथड बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर दूं। सही है, देखिए मेथड ओवरलोडिंग कर रहा हूँ। एक ही मेथड जो एबीसी है उसके डिफरेंट शेप्स आपको नजर आ रहे हैं। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे समझ आ गया। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म यही होती है ना, डिफरेंट शेप्स, किसी भी चीज के डिफरेंट शेप्स होंगे। तो यहाँ पे मेथड की जो डिफरेंट शेप्स आपको नजर आ रही है ना, एबीसी भी एक मेथड है, उसी तरह एबीसी एक और मेथड है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर जीरो थे, इसके अंदर पैरामीटर वन। उसी तरह एक और बना के देख लेते हैं। तो लेट्स सी कि मैंने एक और डुप्लीकेट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन की से। तो नंबर वन, नंबर टू, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैंने डिफरेंट कर दिए। तो अब फिर एक ही नाम से एक ही रिटर्न टाइप, एक ही एक्सेस मॉडिफायर, सिर्फ उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मैंने डिफरेंट कर दिए। या फिर मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर डिफरेंट कर दूं, कि यहाँ पहले इंटीजर है तो पहले स्ट्रिंग कर देता हूँ, दूसरा इंटीजर कर देता हूँ। या फिर यूं भी कर सकता हूँ कि पहला इंटीजर हो जाए और दूसरा स्ट्रिंग हो जाए। सही है ना। तो ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली हुई हैं, मैं इस पे और बात नहीं करूंगा। तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग। जिस ये जो कॉन्सेप्ट था ये असल में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था। लेट्स सी के अर्ली बाइंडिंग इसे क्यों कहते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं ए का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, ए क्लास का ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं जब लिखूंगा ना न्यू ए, इस तरह करके मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट एबीसी। अब देख रहे हो कि यहाँ पे ना जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, तो ये होती है अर्ली बाइंडिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मेथड है, ये इसके साथ एसोसिएट हो गया, क्योंकि इसे पता था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये ए का ही बनेगा। ठीक है,
ये किसी और का नहीं बनेगा, ये इसे पता था कि इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना वो ए का बनेगा। तो ये वाला जो मेथड है इससे एसोसिएट हो गया, कंपाइल टाइम पे उसे पता चल गया था कि आप ना ए का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो। सही है। लेकिन अगर मैं इसे डिफरेंट कर देता, जैसे फॉर एग्जांपल लीड बाइंडिंग क्या होती है कि मैं ना यहां से इसकी जो न्यू करके ए करना है ना उसकी जगह मैं कोई और क्लास का रेफरेंस दे देता। ठीक है। तो उसे कहते हैं लेड बाइंडिंग। ठीक है। अर्ली बाइंडिंग में उसे कंपाइल टाइम पे पता चल जाता है कंपाइलर को कि कौन से मेथड को आप कॉल करोगे। अपनी ही क्लास के मेथड को कॉल करोगे, क्योंकि रीजन ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो ए का बनाया है। तो इसका मतलब है आप अपने ही मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ठीक है। उसे कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है। लेट्स सी के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टैटिक से जाते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक को कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, आपके पास एक डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, गेटिंग डिफरेंट बिहेवियर्स फ्रॉम अ मेथड, एक मेथड के डिफरेंट बिहेवियर्स यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप, एक ऐसा वेरिएबल को यूज करते हुए जिसकी टाइप सेम है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन इट एट एग्जीक्यूशन टाइम। तो रन टाइम पे उसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि ये वाला किसका मेथड वो कॉल करेगा। सही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेशन है जिसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताता हूँ कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म है क्या। तो वो कहता है कि आप क्या करो, मेरे पास ना एक क्लास है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से कर देता हूँ, नई क्लासेस बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो डिफरेंटली। तो मैं क्लास बनाता हूँ फॉर एग्जांपल एनिमल की क्लास। ये मेरी एनिमल की क्लास बन गई। एनिमल के अंदर मैं दो फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक और दूसरा कह देते हैं उसे वॉइड। ईट के नाम से एक फंक्शन बना दिया। छोटी सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए चीजों का। ठीक है। उसके बाद हम फर्दर काम कर सकेंगे। तो मैंने क्या किया, एक ईट का बना दिया, एक मैंने बना दिया फॉर एग्जांपल स्पीक का। ईट और स्पीक तो मैंने मेथड बना, एक और क्लास बनाता हूँ। लेट्स सी के मैंने क्लास बनाई कैट। ठीक है। कैट की क्लास बनाई और प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ थोड़ा सा समझ आ जाए हमें चीजें, इसको मैंने कर दिया एक्सटेंड्स। तो एक्सटेंड्स करके यहाँ पे मैं लिखूंगा एनिमल। अच्छा, जब मैं ये लिखूंगा ना तो मुझे पता है कैट जो है वो स्पीक भी करती है, वो ईट भी करती है। तो दोनों मेथड मैं यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ पब्लिक वॉइड ईट, सेम नाम से मैंने एक मेथड बना। लेट्स सी के एक और मेथड यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, स्पीक। अच्छा, ये जो मैं लिखना पड़ रहा है ना ये आप ओवरराइड भी कर सकते हो। यहाँ पे ना मैंने कमेंट करूं तो यहाँ पे ना ऑप्शन आती है आर्ट इंसर्ट, प्रेस करो तो यहाँ पे ना आपके पास ऑप्शन आएगी ओवरराइड मेथड। ओवरराइड मेथड पे क्लिक करें तो आपको वो बताएगा अभी तक मेरे पास ना ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास अभी कैट की क्लास है, इसके कितने पेरेंट है, इसके दो पेरेंट है। पहला पेरेंट एनिमल, दूसरा पेरेंट ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा था ऑब्जेक्ट एक ऐसी क्लास है जो हर एक क्लास की पेरेंट है। जावा के अंदर हर एक क्लास की पेरेंट है। इसके अंदर कौन से मेथड है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो क्लोन के नाम से एक मेथड है, इक्वल के नाम से है, फाइनलाइज के नाम से, हैश कोड और टू स्ट्रिंग। ये इसके अंदर कोई 5 मेथड्स। उसी तरह एनिमल के अंदर कितने मेथड्स हैं, तो वो कहते हैं ईट है और स्पीक है, दो मेथड इसके अंदर है। तो मैं चाहता हूं कि मैं एनिमल वाले ये दो मेथड्स को ओवरराइड कर लूं, और अगर ऑब्जेक्ट वाले भी मेथड मैंने ओवरराइड करने हैं तो मैं इसको भी टिक कर सकता हूं। जितने मेथड आपने ओवरराइड करने हैं उसको टिक कर लें। उसके बाद सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं आप, सबको भी करना चाहें तो जनरेट कर दो इनको। तो वो ना कुछ कोड मुझे खुद ही लिख के दे देगा। ठीक है। अंदर का जो कोड है ना वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसने कुछ जनरेट करके ना इस तरह से दे देता है। तो
अच्छा उसने एक साथ ना एनोटेशन, इन्हें कहते हैं एनोटेशंस। तो जावा डबल ई जो पढ़ेगा ना, यानी इससे अगला जो हम कोर्स शुरू करेंगे ना, वो होगा जावा के अंदर इंटरप्राइज एडिशन। जो दूसरा एडिशन शुरू होगा ना, उसके अंदर एनोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि जिस भी मेथड को आप ओवरराइड करो, तो उसके साथ आप ये एनोटेशन लगा सकते हो, ताकि पता चले कि ये वाला जो मेथड है ना ओवरराइड होके आया है। अभी के लिए इसका अगर हम मिटा भी दें तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे आप डेवलपर को समझाने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए मैं ये लिख लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ना ओवरराइड लिख दो। उससे क्या होगा कि ओवरराइड जिसके साथ लिखा होगा ना, उसे पता होगा ये वाला जो मेथड है ना पेरेंट क्लास का मेथड है, सही है, जिसके साथ ओवरराइड लिखा होगा। तो डेवलपर को समझाने के लिए आप ये लिख सकते हो, एनोटेशन इन्हें बोलते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इसे इतना ही समझ लें। वैसे इसके बहुत सारे और भी यूजेज हैं। तो यहाँ पे ना जब मैं आपको दिखाऊंगा, जब मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये कमेंट्स वाले मैं खत्म कर दूँ, ठीक है। ये होगी क्लास क्लेम। तो ये तीन मेथड मैंने ओवरराइड किए, इसके अंदर कुछ उसने कोड लिख के दे दिया मुझे। अब वो जो कोड है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, सुपर। सुपर एक ऐसा कीवर्ड होता है जो हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस के अंदर के। एक ये कीवर्ड जो होता है ना, पेरेंट क्लास के हर मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट के अंदर जाएगा। ये देखो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करें, तो क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ले आएगा। ये कहेगा एनिमल के अंदर जो आपने कोड लिखा होगा ना, ये उसको रन करेगा। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना एनिमल स्पीक, और उसी तरह एस आउट यहाँ पे भी लिख देता हूँ, एनिमल ईट। तो ये वाला क्या करेगा मेथड, कि सुपर डॉट स्पीक क्या करेगा, अपने पेरेंट के मेथड को कॉल कर देगा, तो इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा, सही है। तो सुपर आप इस तरह यूज कर सकते हो। लेट्स सी कि मैं सुपर यूज नहीं करता, मैं इसको ना अपनी कोई डेफिनेशन लिखनी है। ओवरराइड का मकसद ये होता है कि हमने ना पेरेंट वाला जो कोड लिखा हुआ है, पेरेंट वाली बॉडी को रन नहीं करना, अपनी कोई खुद से बॉडी लिखनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आप क्या करो, कैट इज स्पीकिंग, सही है। मैंने ये मेथड लिखा, इसकी बॉडी में लिखा एस आउट, कैट इज ईटिंग। उसी तरह ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये क्या कह रहा है कि आपने स्ट्रिंग रिटर्न करनी है हमेशा। तो ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। इसको आप यूज करना चाहो तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग रिटर्न करोगे, तो वो कहेगा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, इस तरह करके आप लिखने चाहें, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, टू स्ट्रिंग को, ईट को, स्पीक को। अब इसको यूज करने का तरीका हमें बड़ा सिंपल सा पता है कि आप क्या करोगे, कैट का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैट सी इज इक्वल टू न्यू, कैट का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं कहूंगा सी डॉट करके ईट को कॉल कर दो, सी डॉट स्पीक को कॉल कर दो, उसी तरह सी डॉट, मैं टू स्ट्रिंग को भी कॉल इस तरह भी कर सकता हूँ। और टू स्ट्रिंग ना एक और तरीके से भी कॉल हो जाता है। अगर आप कर दें एस आउट और उसके अंदर सी पास कर दो खाली, तो सी पास जो है ना वो टू स्ट्रिंग उसकी प्रिंट कर दे। लेट्स सी कि मैं इसको ना कमेंट आउट करके ना आपको ये रन करके दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं इसको जैसे ही रन करूंगा ना, सी के अंदर उसे ये तो नहीं पता ना क्या आपने प्रिंट कराना है। तो सी जब आप प्रिंट करते हो ना, तो वो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट क्लास का जो मेथड मैंने ओवरराइड किया होगा ना, टू स्ट्रिंग, तो वो वाला आपका मेथड रन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो टू स्ट्रिंग का मेथड था वो रन हो जाएगा जब आप खाली सी लिख के प्रिंट कराओ, ठीक है। तो एक चीज समझ आई कि टू स्ट्रिंग का मेथड मैं इस तरह भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आप इस तरह भी कॉल कर सकते हो, ये भी सही तरीका है। और बाकी सारे मेथड्स आप इस तरह कॉल करेंगे, ठीक है। अब सारे चला के देख लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, इन सबको चला के देखते हैं। जैसे मैं चलाऊंगा, उसने कहा ईट वाला उसने कॉल कर दिया, उसी तरह कैट वाला कॉल कर दिया। यहाँ पे टू स्ट्रिंग को क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया हुआ, तो आप उसे प्रिंट करा लो, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ।
क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ना, मुझे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है जस्ट। तो इसको आप प्रिंट करा के देख लो, ये तीनों चीजें आप प्रिंट हो जाए। सही है, तो तीनों चीजें इस तरह प्रिंट हो। लेट्स सी कि हम क्या करते हैं, कैट का जैसे बनाया उसी तरह एक और बना लेते हैं, क्योंकि मैं लीड बाइंडिंग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डॉग के नाम से भी एक बना दो। डॉग क्या करेगा, वो भी ओवरराइड करेगा अपने पेरेंट के मेथड्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ इसका पेरेंट मैं डिफाइन करता हूँ, एक्सटेंड्स। कौन इसका पेरेंट होगा, एनिमल। और लेट्स सी के ओवरराइड करते हैं आप मेथड्स को, तो मैं लिखूंगा आर्ट, इन जेड को प्रेस करो, फिर यहाँ पे जाओ और ओवरराइड मेथड पे क्लिक करो। और मुझे ना ये दोनों अब चाहिए बस, ये दोनों पे क्लिक कर दो, जनरेट कर दो, ये जनरेट हो जाएंगे। लेट्स सी के मैं अब क्या करता हूँ, ओवरराइड मेथड मेरे से डिफाइन हो गए। मैं इसके अंदर अपनी बॉडी डिफाइन कर सकता हूँ, खुद की बॉडी। तो यहाँ पे मैं लिखूं कि डॉग इज स्पीकिंग। उसी तरह एस आउट कर दिया मैंने, टैब प्रेस किया, डॉग इज ईटिंग। ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे हुई। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की स्लाइड पे जाते हैं। वो कहता है कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी इंप्लीमेंटेड थ्रू इनहेरिटेंस। सबसे पहले इनहेरिटेंस होनी चाहिए। दूसरी चीज के मेथड को ओवरराइड कर। तो मेथड को ओवरराइड करना है, सबसे पहले इनहेरिट कर लिया था मैंने। उसके बाद अगला स्टेप मैंने ये किया कि मेथड को भी ओवरराइड कर दिया। ये देखें, ओवरराइड कर दिया मैंने पेरेंट के मेथड्स को। तो दोनों काम मैंने कर लिए। अब ये वाली डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, ये वाली डेफिनेशन को समझना। वो कहता है गेटिंग डिफरेंट बिहेवियर ऑफ अ मेथड, एक मेथड के डिफरेंट बिहेवियर बाय यूजिंग अ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप के वेरिएबल के साथ जो एक मेथड के डिफरेंट बिहेवियर आपके पास होंगे, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रेजेंट है एग्जीक्यूशन टाइम के अंदर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, अब मैं इस डेफिनेशन को समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को समझा रहा हूं मैं। तो मैंने एक एनिमल की क्लास बनाई, उसको इनहेरिट कर लिया विद डॉग एंड कैट क्लास। तो मेरी डॉग की जो क्लास है वो भी आपके पास एक ऐसी क्लास है जो चाइल्ड है, और कैट की क्लास भी एक ऐसी क्लास है जो कि चाइल्ड है। एनिमल जो क्लास है वो आपकी पेरेंट है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ मेल के अंदर, और मेल में जाकर मैं ये करता हूँ कि एनिमल ए, या इस तरह एनएमएल लिख दें, ये एल है, ठीक है, ANL। ठीक है। तो मैंने लिखा, या फिर सारे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनिमल इज इक्वल टू न्यू। मैं क्या इस तरह लिख सकता हूँ, ये देखें, मैंने लिखा एनिमल और न्यू करके कैट लिख दिया, तो उसने मुझे एरर नहीं दिया, देखें। तो क्या कह रहा है कि गेटिंग डिफरेंट बिहेवियर ऑफ अ मेथड, एक मेथड के डिफरेंट बिहेवियर। जब मैं एनिमल डॉट करके ना यहाँ पे लिखूंगा ना ईट, तो किसका ईट कॉल होगा। तो लेट्स सी के इसको देखते हैं। जैसे जैसे मैं रन करता हूं ना, तो ये कहता है कि एनिमल इज कैट और कैट इज ईटिंग। यहाँ पे मैंने तो ऑब्जेक्ट एनिमल का बनाया था, प्रिंट वो कैट वाला कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेजेंट है ना, आपका ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि किसका मेथड कॉल होना। तो एनिमल अब एक्ट कर रहा है एज अ कैट। इसी तरह डॉग की तरह भी एनिमल एक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एनिमल इज इक्वल टू न्यू डॉग, इस तरह लिखूंगा ना, तो अब फिर क्या करेगा, ये लाइन लिखने के बाद जब मैं इसे रन करूंगा तो एनिमल इज ईटिंग जो कॉल करेगा ना, वो डॉग वाला कॉल कर देगा। उसकी रीजन कि जो भी इसके अंदर रन टाइम में अर्ली लेट बाइंडिंग में क्या हो रहा है कि वो ना उसे पता नहीं चल रहा कंपाइल टाइम पे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल होगा, इसका अपना होगा कि नहीं। कंपाइलर तो यही समझ रहा है ना कि एनिमल का ऑब्जेक्ट कॉल होना है, लेकिन वो एनिमल का ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया मैंने कैट के साथ। तो वो ना रन टाइम पे डिसाइड करता है कि आप इसे ना, हमने एनिमल का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना बल्कि कैट का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसे देना है। तो वो फिर कैट वाले का ईड कॉल कर देगा। अगर आप डॉग वाले का रेफरेंस दोगे
तो वो डॉग वाले का ईट कॉल कर देगा। इसे कहते हैं लेट बाइंडिंग। जो रन टाइम पे आपको पता चलता है कि कौन सा रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली वो उसका मेथड कॉल करते हैं। इसे कहते हैं लेट बाइंडिंग या फिर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं? स्टेप नंबर 1 इनहेरिटेंस करो, स्टेप नंबर 2 ओवरराइड करो। ओवरराइड करने के बाद जब मेथड बनाओगे ना, तो आप इस तरह करो कि एनिमल का जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर रन टाइम में जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा ये उसकी तरह एक्ट करेगा। क्या ये अपना भी बन सकता है? तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, एनिमल इज इक्वल टू न्यू एनिमल। तो अपना भी ऑब्जेक्ट ये बन सकता है, ठीक है, अपना ऑब्जेक्ट भी बनेगा। अब जब एनिमल कॉल होगा ना, तो वो देखेगा सबसे एंड पे जो है आपने इसको ऑब्जेक्ट किसका रेफरेंस दिया हुआ है। तो कंपाइलर ना लीड बाइंडिंग यानी बाद में डिसाइड करेगा रन टाइम में कि कौन सा इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो वो वाले ऑब्जेक्ट की तरह फिर ईड उसका कॉल कर देगा। ठीक है, अब अगर इसमें कॉल करके दिखाऊं तो ये कौन सा कॉल होना चाहिए? एनिमल ईड। जो सा प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट इसके अंदर, जिसका रेफरेंस इस ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसका ही फंक्शन वो कॉल करेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अपकास्टिंग। ठीक है, अपकास्टिंग क्या होती है कि आपने क्या किया कि एनिमल एक पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस पास कर दिया। यानी इसको हम जब पढ़ेंगे तो छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो इसे बोलेंगे अपकास्टिंग। यहां से राइट टू लेफ्ट अगर इसे रीड करें तो ये बनता है कि ना आप क्या कर रहे हो कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहे हो, लेकिन छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो, तो इसका मतलब अप की तरफ जा रहे हो। अपकास्टिंग इसे आप कह सकते हो। अपकास्टिंग में आपको कोई भी यहाँ पे इम्प्लिसिटली लिखना नहीं पड़ेगा कि ये कैट है। ठीक है, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें वार्निंग भी दे रहा है कि आप ना ही लिखो, उसे पता चल जाएगा, असाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने एरर नहीं दिया। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ आए कि ऐसे कहते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड क्लास का रेफरेंस होगा। तो क्या हम इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं? लेट्स सी कि हम ना ये करते हैं कि एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैट सी, और उसके अंदर हम इस तरह एनिमल न्यू करके एनिमल नहीं बन सकता। ये याद रखिएगा कि एनिमल इस तरह जाके पास नहीं होगा। हाँ, आप इस तरह कर सकते हो कि इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर दो। जैसे रेफरेंस कैसे पास होता है? एनिमल लिख के और इसकी कास्टिंग कर दो कि ये कैट है। ठीक है, इस लाइन को मैं कमेंट कर दूं। इस तरह करके आप इसकी कर सकते हो कास्टिंग। ठीक है, तो डॉग तो नहीं जा सकता ना, तो कैट के अंदर कैट का ही रेफरेंस जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले कैट का रेफरेंस पास किया पेरेंट को, तो ये होती है अपकास्टिंग। और उसी तरह पेरेंट का जो रेफरेंस है, जब आप यहां पे पास करोगे ना चाइल्ड के अंदर, तो उसके लिए आपको ना एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये वाला ऑब्जेक्ट कैट का है। ठीक है, अगर मैं ये नहीं लिखता तो देखें यहाँ पे ना मुझे एरर भी थ्रो करेगा। ठीक है, वो कहता है कि पेरेंट जो है वो आपका पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के अंदर नहीं आप पास कर सकते। उसको पास करना है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा सी क्लास का नाम कैट। ठीक है, इसे बोलते हैं डाउनकास्टिंग। डाउनकास्टिंग क्या होती है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना। ठीक है, तो राइट साइड से देखेंगे तो पेरेंट से मैं चाइल्ड की तरफ जा रहा हूं, चाइल्ड के अंदर पेरेंट का रेफरेंस पास करेंगे तो डाउनकास्टिंग होती है। उसी तरह पेरेंट के अंदर चाइल्ड का रेफरेंस पास करें तो उसे हम अपकास्टिंग कहते हैं। तो ये आप राइट साइड से देखें तो आपको समझ आएगी कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहा हूं तो अपकास्टिंग है, पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा रहा हूं तो डाउनकास्टिंग है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कास्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम इससे आगे बढ़ते हैं। एक आपके पास क्लास होती है, इसे एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज प्योर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। प्योर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? अ क्लास कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, उसे कहते हैं प्योर वर्चुअल मेथड्स। एक ऐसी क्लास जिसके अंदर सारे मेथड जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट हो,
या फिर प्योर वर्चुअल मेथड्स हो, उसे हम बोलते हैं आपकी प्योर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर रन टाइम, प्योर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, विच कैन बी अचीव्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस इन जावा। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की हमें समझ आ गई कि बस दो ही स्टेप है, पहले इनहेरिटेंस करो, फिर क्या करो, मेथड को ओवरराइड कर दो। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, ये ना वैसे कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सिर्फ यही चीज है जिसे मैं एलेबोरेट इस तरह से करूंगा कि आप एनिमल का अरे बना सकते हो, तो एनिमल के ऑब्जेक्ट्स की मैं अरे भी बना सकता हूँ। कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट होगा वो होगा कैट का, फिर इसके अंदर जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो होगा डॉग का। सही है, और इसके बाद एक और भी बनाया जा सकता है, कैट। ठीक है, मैंने तीन एलिमेंट्स इसके अंदर रखे, तो जीरो इंडेक्स पे कैट पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह कॉल कर सकता हूँ कि एनिमल के जीरो इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है डॉट करो, उसका ईट कॉल कर दो। तो ये किसका ईट कॉल करेगा, ये कैट वाले का कर दो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी, अब ये हो क्या रहा है, अप कास्टिंग हो रही है। अप कास्टिंग कैसे कि चाइल्ड का रेफरेंस पेरेंट के अंदर आप पास कर रहे हो। ठीक है, एक से ज्यादा कर रहे हो, ये भी चाइल्ड ही है, ये भी चाइल्ड ही है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसे भी हम अप कास्टिंग बोल, इसे भी बोलेंगे अपकास्ट। सही है, तो जब मैं इसको रन करके दिखाऊं और फिर इसको रन करके दिखाऊं, तो दोनों ना आपको डिफरेंट आउटपुट्स देंगे। तो लेट्स सी कि एक कह रहा है कैट है, दूसरा कहता है डॉग है, तो एक ही ऑब्जेक्ट डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, इसे कहते हैं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे होपफुली हमें ये समझ आ गया डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। अब हम यहाँ पे ना एक वर्ड यूज हुआ है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, इसको समझते हैं, फिर हम इंटरफेसेस को समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसे मेथड ओवरराइडिंग आ गया ना, बस अगले कॉन्सेप्ट बस उसकी साथ बस एसोसिएटेड है, सिर्फ नाम चेंज होंगे, बाकी चीजें वैसी की वैसी हैं। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन असल में क्या होती है, डेटा हाइडिंग के लिए, ये भी एक प्रोसेस ऑफ हाइडिंग ही है, लेकिन कौन सी डेटा हाइडिंग है ये भी समझते हैं। इसके अंदर जो हाइडिंग हम करते हैं ना, मेथड्स की हाइडिंग करते हैं, वहां पे इनकैप्सुलेशन के अंदर हम जो हाइडिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, फील्ड्स की, फील्ड को हाइड करते हैं। ठीक है, प्राइवेट करके हम किनको करते थे, प्रॉपर्टीज को हम प्राइवेट कर देते थे इनकैप्सुलेशन के अंदर, वहां से भी डेटा हाइडिंग होती है। ये जो डेटा हाइडिंग कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं मेथड की डेटा हाइडिंग। तो ये मेथड्स को हाइड करता है, उसकी बॉडी को हाइड कर देता है दूसरी क्लासेस। ठीक है, तो ये कहते हैं एब्स्ट्रक्शन, एब्स्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। ठीक है, सिर्फ फंक्शनैलिटी शो करेगा। अ क्लास विच डिक्लेयर विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से बनाओगे वो सिंपल सी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों मेथड्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी, यहां तक पढ़ने के बाद हम पहले बना लेते हैं, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। तो लेट्स सी के वो क्या कहता है कि एक ऐसी क्लास बनाओ जैसे एनिमल है, इस क्लास के पीछे लिख दो एब्स्ट्रैक्ट। तो मैंने इस क्लास को बना दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपल है। तो क्लास के पीछे बस आपने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिख दिया। ठीक है, ये क्लास बन जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सिंपल सी बात है। इसमें जो मेथड्स होंगे ना, वो कहता है कि आप किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हो, जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, वो आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। सही है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी के वो क्या कहता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। तो अभी तक हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाए हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी समझते हैं। लेट्स सी वो क्या कहता है कि इट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। इनिशिएट का मतलब होता है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये डिक्लेयर भी नहीं हो सकती
एंड इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। दोनों काम नहीं कर सकते आप इसके साथ, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब होता है कि डिक्लेयर, यानी मेमोरी में से स्पेस मिलेगी और उसमें वैल्यू सेट होंगी। तो वो कहता है ये दोनों काम ना आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते, वो इनिशिएट होता ही नहीं। लेट्स सी चेक करते हैं। हम जाते हैं मेन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको ना जरा कमेंट करके ना, और ये जो बनी हुई थी उसको खत्म करके मैं बनाता हूँ एनिमल, और इसका ए ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, न्यू करके उसे कॉल कर। तो जैसे मैं न्यू कर रहा हूँ ना, ये देखें, वो तो अरे तो अलाउ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने अपकास्टिंग की थी, वो अलाउ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, देख। वो कहता है इनिशिएट ही नहीं हो सकता, आपने क्यों कर दिया। ये लिखा हुआ है एनिमल इज एब्स्ट्रैक्ट है और कैन नॉट बी इनिशिएटेड, आप इसे इनिशिएट नहीं कर सकते। न्यू करके ना एनिमल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो ये क्या कैट से हो सकता है? हाँ, कैट से हो सकता है, जैसे हमने अरे में भी किया हुआ था। कैट से तो हो ही सकता है ना, क्योंकि ये जो है ये अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा, ये इसे रेफरेंस ना कैट का पास कर रहा है, इसे कहते हैं अपकास्टिंग। अपकास्टिंग अलाउ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो ये कहता है इनिशिएट नहीं हो सकता। वो कहता है कि आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, स्टैटिक मेथड बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। तो लेट्स सी वो भी देख लेते हैं। तो मैं जाता हूँ एनिमल की क्लास के अंदर, एक मेथड कंस्ट्रक्टर पहले इसका बना दूं, एनिमल। यहाँ पे मैंने पब्लिक कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ लिखना चाहो आप लिख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर, किसका है कंस्ट्रक्टर? है एनिमल, सही है। तो मैंने ये लिख दिया। क्या मैं इसको कॉल भी कर सकता हूँ? कॉल वाली कोई बात नहीं हुई, उसने सिर्फ ये कहा है कि आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड्स को बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल नहीं होगा आपका, यानी आप इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर मैं कॉल करूं, यहाँ पे कहाँ पे जाके कॉल करता हूँ, मेन के अंदर, ये मेरा मेन है। इसको मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, एनिमल, और ये मैंने कॉल कर दिया। जैसे मैंने कॉल किया ना, तो मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर दिया। देखिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर आप बनाओ जो मर्जी करो, लेकिन उसे आप इनिशिएट नहीं कर सकते। इनिशिएशन के लिए नहीं आप कर सकते, उसे किसी और पर्पज के लिए कर सकते हो, ठीक है। और पर्पज में हमारे पास आ जाते हैं डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न जो होते हैं ना उसमें हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सिंगलटन क्लास जो होती है उसमें यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल वो हम अभी नहीं पढ़ रहे। तो वहां पे जब जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों था, जब इसे कॉल ही नहीं करना तो फिर बनाया क्यों, ठीक है। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि इसको आप इनिशिएशन के लिए कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनिमल में ये समझ आ गया। उसी तरह कोई भी मेथड है, जैसे मैं कह देता हूँ ईड का मेथड है, इसको क्या मैं स्टैटिक बना सकता हूँ? तो मैं इसको लिख देता हूँ स्टैटिक। स्टैटिक, ये मैंने बना दी। तो मुझे वो अलाउ कर रहा है, देखें कहीं एरर तो नहीं आ रहा ना, इस लाइन पे कोई एरर नहीं। तो ये मैं मेथड कॉल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं एनिमल डॉट ईड, मैं कॉल कर रहा हूँ, सही है। तो स्टैटिक मेथड्स आपको हेल्प आउट करेंगे, बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी उस मेथड को आप कॉल कर सकते हो, इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड, सही है। तो यहां तक भी हमें समझ आ गई। लेट्स सी के एनिमल क्लास के अंदर हम क्या करते हैं कि स्टैटिक भी बना दिया, ये भी समझ आ गया। और अब अगली लाइन पे चलते हैं। वो कहता है कि इट कैन हैव फाइनल मेथड। तो फाइनल मेथड भी बना सकते हो, विच विल फोर्स द सब क्लास नॉट टू चेंज द बॉडी ऑफ द मेथड। तो वो कहता है एक ऐसा मेथड भी आप बना सकते हो जो फाइनल हो। स्टैटिक भी हो बना सकते हो, कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, और फाइनल भी बना सकते हो। जब मैं फाइनल बनाता हूँ ना, तो कुछ ना एरर देखें चाइल्ड क्लासेस में शो करना शुरू कर देगा वो। तो यहाँ पे कुछ एरर आना शुरू हो गए। वो कहते हैं स्पीक वाला जो मेथड है ना,
अब स्पीक पे मेथड में एरर क्यों आ रहा है और रीड में एरर क्यों आ रहा है? दोनों जो है ना, दोनों की रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे मैं रीजन दोनों के समझाता हूँ। तो पहली रीजन, इस पे एरर क्यों आ रहा है स्पीक के ऊपर? स्पीक पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फाइनल हो चुका है। पेरेंट क्लास में जो चीज फाइनल हो जाए ना, फाइनल मेथड कभी भी चाइल्ड क्लास में ओवरराइड नहीं होता। सही है, ये इसकी रीजन है। और दूसरा जो ईट वाला है ना, वो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? वो इसलिए एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि स्टैटिक मेथड जो होते हैं ना, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास के अंदर। उसकी रीजन रीजन ये होती है कि जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विद द क्लास। तो आप उसे दूसरी क्लास से एसोसिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से एक मेथड बनाना पड़ेगा और इसका नाम डिफरेंट रखना पड़ेगा और इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, फिर वो एसोसिएट होगा इस वाली क्लास। ठीक है, तो दोनों की रीजन हमें समझ आ गई कि ये क्यों हम ये काम नहीं कर सकते। तो लेट्स सी कि ये दोनों मेथड्स मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ये भी मेथड रिमूव कर देता हूँ, कुछ और भी बना के देख लेंगे। लेट्स सी कि वो डॉग में भी इसी तरह एरर आएगा, क्योंकि उसमें भी हमने यही काम किया हुआ था। मैं अब एनिमल क्लास को ना पूरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में चेंज कर रहा हूँ। तो बता दूं कि ये वाला जो मेथड है इसे कहते हैं स्टैटिक मेथड, इसे कहते हैं फाइनल मेथड। क्या हम स्टैटिक और फाइनल दोनों भी बना सकते हैं? तो दोनों भी बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा मेथड जो फाइनल भी है और स्टैटिक भी है, वो भी बना सकते हैं। तो मैं इसके साथ लिख सकता हूँ फाइनल और स्टैटिक, तो दोनों भी बन सकते हैं। ठीक है, दोनों फंक्शनैलिटी का मतलब ये होगा कि ये एक तो क्लास के नाम से एक्सेस हो सकता है, नंबर टू ये ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे अलग अलग ही रहने देता हूँ। तो लेट्स सी कि मैं अब अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अगला टॉपिक है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। इस क्लास के अंदर ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। जैसे एक बना देता हूँ मैं मेथड जिस जो ना तो स्टैटिक है ना फाइनल है। वो मेथड क्या है? वो है फॉर एग्जांपल, इसे मैं void और रनिंग के नाम से, रनिंग के नाम से एक मेथड मैंने बना दिया एस आउट और एनिमल इज रनिंग। ठीक है, तो ये मैंने मेथड बना दिया, एक रनिंग का मेथड बना दिया। वो ना स्टैटिक है ना फाइनल है, तो इसका मतलब ये मेथड कौन सा है? इसे बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके साथ ना एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो ना स्टैटिक लिखा हो ना फाइनल लिखा हो। ये सिंपल मेथड है, प्लेन मेथड इसे बोल सकते हैं। ठीक है, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो तो फिर उसे हम प्लेन नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है, तो लेट्स सी कि अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या कहते हैं? आप मेथड which is declared as abstract and does not have implementation is known as abstract method। यानी कोई बॉडी नहीं होगी, एक ऐसा मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनता है और उसे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से लिखते हो और इसकी बॉडी नहीं होती, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसे प्योर वर्चुअल भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है प्योर वर्चुअल मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्योर वर्चुअल मेथड भी बोलते हैं। तो लेट्स ये समझाता हूं मैं। अब क्या करना है, एक ऐसा मेथड बनाना है। मैं यहां लिखता हूं पब्लिक इन्फो के नाम से मेरे पास एक मेथड है, सिंपल सा मेथड है void। बस करना क्या है, इसकी रिटर्न टाइप मैंने डिफाइन कर दी void, void इन्फो के नाम से। और इसके पीछे क्या लिखना है? एब्स्ट्रैक्ट। एक ऐसा मेथड जिसके पीछे लिखा हो एब्स्ट्रैक्ट। तो वो आपको ना, ये देखें वो कह रहा है इसकी बॉडी क्यों आपने बना दी है। हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है ना उसकी बॉडी नहीं बनती, तो आप इसकी बॉडी रिमूव करें फौरन। तो यहां से मैं इसकी बॉडी को रिमूव करके सिर्फ सेमीकोलन लिखूंगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसकी बॉडी नहीं होती। सही है, उस मेथड को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है प्योर विर्चुअल मेथड। ठीक है, प्योर विर्चुअल मेथड से बोल। तो प्योर विर्चुअल जो मेथड होता है उसको ओवरराइड करना मस्ट होता है इन चाइल्ड क्लास।
इट मस्ट बी ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास। ये जरूर आपने नोट करनी है लाइन। ये ना अब क्या करेगा, चाइल्ड क्लासेस को ना कहेगा कि आप ना रुक जाओ, बाकी काम सारे बाद में होंगे, सबसे पहले ये वाला मेथड मेरा ओवरराइड करो। सही है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है चाइल्ड क्लासेस को, इनफोर्स करता है। तो इनफोर्स कैसे करेगा, देखिए एरर आना शुरू हो गया कैड के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ कैड पे एरर आ रहा है, देखो। वो कहता है कैट इज इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन्फो इन एनिमल। तो वो कहता है कि ना या तो इस क्लास को ना आप बना दो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को ओवरराइड नहीं करती। अगर मैं ऐसे कर दूं एब्स्ट्रैक्ट, तो ये भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई और वो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब इसे जरूरत नहीं है कि उसके मेथड को ओवरराइड करे। सही है। तो यहां से एरर सही हो जाएगी, एक तरीका ये है। लेकिन हमने ना ऐसे सेम क्लास ही बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना। तो ये जब सेम क्लास होगी ना, तो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। तो यहाँ पे जो बल्ब आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर जाना है और लिखा होगा इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो इस पे क्लिक कर दें तो आपका मेथड वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है। जैसे ओवरराइड करेगा, इस लाइन को रिमूव करके आप यहाँ पे खुद की बॉडी डिफाइन कर दो। वो कहेगा इसकी बॉडी आप खुद जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, तो दिस इज कैट क्लास। तो मैंने लिखा दिस इज द कैट क्लास। उसी तरह ये रिस्ट्रिक्ट उसको कर रहा है जो इसके चाइल्ड है। तो उसी तरह डॉग में जाऊंगा ना, तो डॉग भी में भी वो एरर दे रहा है। वो कहता है या तो इसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो, तो या फिर जो एनिमल क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर इंप्लीमेंट कर दो। तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट कर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये देखें एरर रिमूव हो गया। सी आउट, सी आउट कह रहा हूँ, एस आउट। यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग, दिस इज डॉग क्लास, ये लिख दो, दिस इज डॉग क्लास। तो सिंपल सी बात है कि डॉग के अंदर भी हमने ओवरराइड कर दिया, कैट के अंदर भी ओवरराइड कर दिया, और ये हमें इनफोर्स कर रहा था। हम इसे नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी इनफोर्स कर रहा था। ऐसा मेथड को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सही है। तो जो मैंने यहाँ पे बैंक वाली एग्जांपल दी थी ना, अब बैंक वाली एग्जांपल में जाता हूँ तो मैं इसे ना क्या करता हूँ कि ये वाला मैं चाहता हूँ ऐसे मेथड्स के ना, जो मेरे चाइल्ड बनेंगे ना, इस क्लास के जितने भी चाइल्ड होंगे, मैं चाहता हूँ मेरी वसीयत है उनको कि ना कंडीशन ये है, विरासत उसे उसे तब मिलेगी जब ये वाला मेथड वो ओवरराइड करेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे जो चाइल्ड क्लासेस है ना, वो सारी की सारी गेट इंटरेस्ट रेट वाला जो मेथड है ना, ओवरराइड मस्ट करे, मस्ट ओवरराइड करे। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करो, इसकी बॉडी को सेमी कॉलन लगा के यहाँ से यूं हम इनिशिएट कर देंगे, इनिशियलाइज हो गया। और यहाँ से मेरे पास जो एच बी एल होगा, जो जो इसकी चाइल्ड क्लासेस होंगी उनमें एरर आना शुरू कर देगा। तो वो कहेगा एच बी एल के अंदर भी इस मेथड को ओवरराइड करो। तो यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इसको। ठीक है। वो कहता है अब ओवरराइड का कीवर्ड वो कह रहा है मस्ट लिखे, ओवरराइड का कीवर्ड आपने मस्ट लिखना है। तो यहाँ पे इसलिए वो एरर दे रहा है। वैसे ना भी लिखे मसला नहीं होता। एस आउट, और एस आउट कह रहा हूँ, यहाँ सिर्फ रिटर्न करना है। रिटर्न में मैंने किया 10%। उसी तरह एमसीबी में भी जाता। तो एमसीबी ने जब इसको किया हुआ है, उसने पहले से ओवरराइड किया, जैसे इसको मैं खत्म करूंगा देखिए एरर आना शुरू कर दे। वो कहेगा इसको इम्प्लीमेंट करो, जरूर करो। तो मैंने इसको फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे इम्प्लीमेंट किया, इसको उड़ा भी दें तो कुछ नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए होता है कि उन्हें पता हो कि ये वाला मेथड पेरेंट से आया। तो 12% ये है, मैंने देखा। ठीक है। तो एक चीज समझ आ गई कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना मस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और मेथड था जो रनिंग के नाम से मैंने बनाया था। ये ना स्टैटिक है, ना ही ये फाइनल है, और ना ही ये एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसे बोलते हैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं ना, इसका दूसरा नाम पता क्या होता है?
इसका दूसरा नाम होता है विर्चुअल। विर्चुअल मेथड जिन्हें बोल सकते हो आप। एक ऐसे मेथड जिन्हें ओवरराइड करो या ना करो वो आपको इन्फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपको बनाने देगा, ओवरराइड करने देगा ना, क्योंकि स्टैटिक भी नहीं है, फाइनल भी नहीं है, तो और ये एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल आपके पास हो जाएगा। आप इसे ओवरराइड करो या ना करो, ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल मैं ओवरराइड करना चाह रहा हूं तो मैं लिखूंगा ऑल्ट इंसर्ट और यहाँ से ओवरराइड में जाऊंगा, और वो दे रहा है मुझे ऑप्शन रनिंग की। इसको जब मैं अपनी मर्जी से इनहेरिट कर रहा हूँ, वो मुझे फोर्स नहीं कर रहा था, ठीक है। जो चीज आप अपनी मर्जी से कर रहे होगे ना उसे बोलेंगे विर्चुअल मेथड्स। तो यहाँ पे विर्चुअल मेथड्स को भी हम इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे कैट इज रनिंग, सही है। एक ऐसा मेथड जिसको ओवरराइड करना मेरे लिए ऑप्शनल हो उसको बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और विर्चुअल मेथड, ठीक है। विर्चुअल मेथड वो होता है जिस जो ऑप्शनल है, जैसे ओवरराइड। इट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल टू ओवरराइड इन चाइल्ड क्लास, ये सही लग रहा है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ओवरराइड करो या ना करो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसे बोलेंगे नॉन एब्स्ट्रैक्ट या विर्चुअल मेथड। जिसको ओवरराइड करना मस्ट हो उसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट या फिर प्योर विर्चुअल मेथड। इसके साथ प्योर विर्चुअल लिखा होता है, इसके साथ विर्चुअल लिखा होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था ओवरऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का। लेट्स सी के इसके आगे आखिरी कॉन्सेप्ट, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है इंटरफेसेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं? अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ आ गई है ना, तो इंटरफेस कुछ भी नहीं है, जस्ट एक टाइप है। तो टाइप क्या है, ये क्या कहते हैं? इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए, एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग, हाइडिंग को अचीव करने के लिए एक और भी आपके पास टाइप होती है जिसे कहते हैं इंटरफेसेस। तो इंटरफेस क्या कहता है? देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन द जावा इंटरफेसेस। इंटरफेसेस के अंदर ना आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो और कोई दूसरा नहीं बनाते, ठीक है। तो कोई भी दूसरा मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं बनाते। हाँ, स्टैटिक फाइनल ये बना सकते हो, लेकिन आप ज्यादातर जो हम इंटरफेस में बनाते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। एंड दूसरा काम क्या कर रहा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मैंने कहा था जावा में हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अचीव कर सकते हैं किसी दूसरे तरीके से, क्लासेस से तो नहीं कर सकते। हाँ, इंटरफेस के से हम इसे अचीव कर सकते हैं, ये मैंने आपको कहा था। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे अचीव होगी उसको भी देखते हैं। बाय इंटरफेसेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। इट कैन बी अचीव लूज कपलिंग। तो लूज कपलिंग क्या होती है, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले इंटरफेस क्या होता है? तो इंटरफेस इज अ टाइप या एक ऐसा मैकेनिज्म जो एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं। तो लेट्स सी कि मैं एक इंटरफेस बना के दिखाता हूँ। आप एक जावा की क्लास यूं नहीं बनाओगे, बल्कि एक जावा इंटरफेस बनाओ, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटली आपको मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखोगे आई से। हमेशा इंटरफेसिस को आई से इनिशिएट किया जाता है कि इसका पहला लेटर आई होना चाहिए, कैपिटल। तो इंटरफेस मैंने बनाया फॉर एग्जांपल प्रिंट के नाम से, आई प्रिंट इंटरफेस है मेरा, ठीक है। देखें इसको उसने डिफाइन कैसे किया। उसने एक सिंपल सी फाइल ही बनाई है, जैसे आम फाइल होती है। उसकी क्लास की जगह उसने क्या लिख दिया? क्लास की जगह, कीवर्ड की जगह उसने लिख दिया इंटरफेस, ठीक है। अब ये मैं इसे क्लास करूंगा ना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटरफेस इनटू क्लास। तो इसका मतलब फाइल की टाइप वैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे इसे क्लास भी बनाओ, क्लास बन जाएगी। लेकिन इंटरफेस बनाना है तो उसके लिए आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा इंटरफेस। अब क्लास का कीवर्ड यूज नहीं कर। इसके अंदर ना पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल, हमेशा हर एक जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जो प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे मैं बनाता हूँ आई प्रिंट के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर देना, पोर्ट नंबर। तो इंटीजर के अंदर मैंने बनाया पोर्ट नंबर इज इक्वल टू
क्योंकि ये फाइनल भी है स्टैटिक भी है, मैं यहीं पे इसे इनिशियलाइज कर दूँ। ठीक है, इसे कहते हैं इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो मैंने ना इस तरह इनिशियलाइज कर दी। लेट्स सी कि ये फाइनल भी है स्टैटिक भी है। क्यों, इसकी रीजन जरा मैं बता दूं कि मैंने इसे ना स्टैटिक क्यों बनाया। स्टैटिक की रीजन ये है कि इसका जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना, उसी तरह इंटरफेस का भी आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, मेन के अंदर जब मैं इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनाने जाऊंगा ना, मुझे यहाँ पे भी एरर आ जाए। इंटरफेस इज इक्वल टू न्यू, ये देखें इंटरफेस मुझे करने नहीं दे रहा, वो कुछ और ही लिख दिया उसने। ठीक है, तो इंटरफेस मुझे करने नहीं दे रहा आई प्रिंट के नाम से। सॉरी, इसको मैं देता हूँ आई प्रिंट, ये कुछ और है इसमें लिख दिया। ठीक है, आई प्रिंट के नाम से मैंने प्रिंट बनाया, इक्वल टू न्यू किया। और जैसे मैं आई प्रिंट वाले को कॉल करूंगा ना, तो मुझे यहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा। जैसे एक्स्ट्रा क्लास में एरर देता है ना, वो कहता है कि ये वाला जो मेथड है ना, ये आपका इंटरफेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट की तरह ही आपका काम करेगा, इसे आप इनिशिएट नहीं कर सकते। जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, उसी तरह इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ आ गई। दूसरी चीज के, आप स्टैटिक जो आपके मेंबर्स होंगे ना, उसको आप बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेस कर सकते हो। जैसे आई प्रिंट डॉट करूंगा, तो पोर्ट नंबर मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब इसको आपने फर्दर क्या करना है, वो आप यूज करना चाहो इसको चेंज तो नहीं कर सकते। चेंज करने की कोशिश करोगे क्योंकि फाइनल है, तो चेंज तो नहीं होगा ये। ठीक है, आप इसे प्रिंट कराना चाहो प्रिंट करा सकते हो, आप इसको इसके अंदर लिख दो। ठीक है, तो प्रिंट कराना चाहो करा सकते हो, लेकिन इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, मैंने डायरेक्टली एक्सेस कर लिया क्योंकि वो स्टैटिक था। ठीक है, फाइनल का मतलब होगा ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो बाय डिफॉल्ट ना, बाय डिफॉल्ट ऑल द प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स लिख देता हूं, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरफेस विल बी पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऑटोमेटिकली हो। ठीक है, तो इसके साथ मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भी अगर जाके आप मेन को देखोगे ना, तो यहाँ पे एरर अभी भी नहीं आ रहा। उसकी रीजन क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ही पब्लिक भी है, स्टैटिक भी है और फाइनल भी है। फाइनल भी दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने लिखा आई प्रिंट और डॉट करके पोर्ट नंबर इक्वल टू 100, इसमें मैं पास करने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे ये एरर देगा। वो कह रहा है ये तो फाइनल होता है भाई, ये पब्लिक भी है फाइनल भी है और स्टैटिक भी है बाय डिफॉल्ट। आप लिखो या ना लिखो, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। तो हर एक प्रॉपर्टी इसमें पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगी, नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर आप ना जितने भी मेथड बनाओगे ना, जैसे मैं कहता हूँ पब्लिक, बल्कि मेथड में बनाता हूँ यहाँ पे पब्लिक वॉइड प्रिंट के नाम से, ये मैंने मेथड बनाया। तो एक एक चीज ये ना, मुझे बॉडी जैसे मैं बनाऊंगा मुझे एरर देना शुरू कर देगा। ये क्या कह रहा है कि ये ना इंटरफेस के अंदर हर मेथड बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है भाई, तो इसको आपने यूं नहीं बनाना है, इसके साथ ये लगाना। यानी ये क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो हर मेथड बाय डिफॉल्ट ऑल द मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसके इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट बनते ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनते, तो आपने ये दोनों चीजें नहीं लिखी, ये दोनों कीवर्ड्स ना लिखे। वो कहता है बस इस तरह लिखो आप। ठीक है, देखो ये तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हम इस तरह लिखते थे ना, तो अब मैं जैसे ही इसकी बॉडी दूंगा ना, तो वो कहेगा इसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते आप। सही है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट इसमें लिख ही नहीं सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो एक चीज समझ आई कि जो इंटरफेसेस है ना, उसमें सारे मेथड्स ना पब्लिक होंगे और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकता हूँ और कोई भी नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ समझ आ गई।
अब मैं इसको किसी क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कैसे कर सकता हूँ वो जरा देखते हैं। लेट्स सी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेरे पास क्लास थी ए, इसके अंदर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा, एक्सटेंड्स नहीं लिखेंगे, एक्सटेंड्स हम क्लासेस के लिए लिखते हैं, तो इसके लिए लिखेंगे इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स ये कीवर्ड लिखेंगे स्मॉल में। ये भी रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप ही होगा, ठीक है। जैसे इनहेरिटेंस हो रही है ना, ये भी इनहेरिटेंस ही हो रही है, बस कीवर्ड का नाम चेंज है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई प्रिंट। इस तरह करके जैसे मैं बनाऊंगा तो ये मुझे कहेगा इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उनको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, वो कर लें। तो यहाँ पे क्लिक करें, सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इंप्लीमेंट कर दें, तो वो नीचे कहीं जाके उसने ये डिफाइन कर दी। ठीक है, इसको फर्दर आपने चेंज करना हो कर सकते हैं। एस आउट क्लास ए प्रिंट कॉल्ड, तो यहाँ पे मैं ये लिखूँ। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ आ गई, जो आई प्रिंट आपका इंटरफेसेस होते हैं ना, इंटरफेसेस में हमेशा जब भी मेथड बनेगा बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, उसको ओवरराइड करना मस्ट होता है किसी भी क्लास में अगर आप इंप्लीमेंट करोगे। जैसे मैंने इंप्लीमेंट किया एक ही क्लास के अंदर, तो एक क्लास में जब मैंने उसे इंप्लीमेंट किया तो उसका एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंटरफेस का। ठीक है, इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि आप ना इंटरफेसेस की हेल्प से अचीव कर सकते हो मल्टीपल इनहेरिटेंस को। वो करके देखते हैं। लेट्स सी कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस को इनहेरिट करना। तो जैसे मैंने कैट की क्लास बनाई, इससे मैंने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, उसी तरह मैं इंप्लीमेंट भी कर सकता हूँ इसके साथ एक और कीवर्ड यूज कर लूँ, IMPLEMENT। ठीक है, इंप्लीमेंट्स, और किसको करना है, आई प्रिंट वाले। अब जब मैंने उसे इंप्लीमेंट किया तो वो कहते हैं इसके अंदर एक मेथड है आई प्रिंट के नाम से, उसको भी ओवरराइड करो। ओवरराइड कर दिया, तो ये देखें, अब एक ही क्लास के कितने पेरेंट हो गए, एक एनिमल पेरेंट हो गया, एक आई प्रिंट मेथड पेरेंट हो गया, तो दो मेरे पास पेरेंट्स आ गए। जब दो पेरेंट्स मेरे पास हो गए तो इसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास के दो पेरेंट होते हैं, या दो से ज्यादा पेरेंट्स हों, उसे कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये हम इंटरफेसिस से अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी के इसके अंदर एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग हम कहाँ पे करते हैं, अगर आप अगले कोर्स में थोड़ा सा इसे जाके देखेंगे तो इसे कहते हैं जैसे डिजाइन पैटर्न्स आप पढ़ोगे ना, डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न्स के अंदर इंटरफेसिस का रोल बहुत ही ज्यादा है। वहां पे आप जब जैसे स्ट्रेटेजिक पैटर्न आप लगाते हो, जैसे अगर आप फैक्ट्री पैटर्न है, उसके बाद आपके पास मेरे पास मेथड है फॉर एग्जांपल सिंगलटन पैटर्न है, मेरे पास बहुत सारे जो पैटर्न्स है ना, उसमें मेरे पास इंटरफेस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या कहता है कि आप ना दो क्लासेस के अंदर जो रिलेशनशिप बनाओगे ना, उसको लूजली कपल होना चाहिए। लूजली कपल का मतलब होता है वो डिपेंडेंसी उनकी कम से कम हो। एक जो क्लास है वो टोटली डिपेंडेंट ना हो दूसरी के ऊपर। अगर दूसरी के ऊपर डिपेंडेंट होगी ना तो उससे क्या होगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है ना, उसके ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे हमने कंपोजिशन में पढ़ा था, तो कंपोजिशन को कभी भी फेवर नहीं किया जाता इन डेवलपमेंट, उस हमेशा एग्रीगेशन को फेवर किया जाता है। ठीक है, तो आपने एसोसिएशन में हमेशा लूजली कपल करना होता है। तो लेट्स सी के इसको हम रिलेशनशिप को देखें तो क्लास क्लास को जब इनहेरिट करेगी तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करेगी, क्लास इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज करेगी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर इंटरफेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें, वाह ये कैसे होगा, ये भी देख लें कि मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस और बनाता हूँ। लेट्स सी कि मैं यहाँ पे एम्प्टी नहीं, मैं यहाँ पे क्लास इंटरफेस की बना देता हूँ। ये न्यू, अगर ना भी होना तो कोई इससे घबराने वाली बात नहीं है, आप इसे अदर में चले जाएं तब भी मिल जाता है। यहाँ पे आप उसे कह दो कि ना मुझे इंटरफेस बनाना है। ठीक है, तो जावा इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है।
अदर में भी ना आए तो उसका भी हल है, आप क्लास बना लो। जैसे मैं क्लास भी बना लेता हूँ, तो इसको फिर मैं फर्दर नाम चेंज करके और इसके यहाँ पे इंटरफेस लिख दूंगा, उससे क्या होगा, ठीक है, वो इंटरफेस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रीफैक्टर करके अब क्लास से इंटरफेस भी चेंज करना सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ आई एंटिटी, एंटिटी के नाम से मैं बना देता हूँ। रीफैक्टर किया, चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रीफैक्टर करने के बाद आई एंटिटी में जाता हूँ और यहाँ से क्लास की जगह से कह देता हूँ इंटरफेस, तो वो खुद ही कन्वर्ट हो गया। देखिए उसके ना सिंबल चेंज हो गया, यहाँ पे देखेंगे इसका सिंबल इंटरफेस हो गया। तो एक क्लास से भी आप इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड ही चेंज करना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी कोई मेथड बनता है ना, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। इसलिए हमें पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इसके पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लिखो कि ना यहाँ पे मैंने बनाना है एनटीटी के नाम से एक फंक्शन बनाना है, और इसकी बॉडी तो होगी नहीं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है। तो लेट्स सी कि मैंने ये बना, दो मैंने मेथड्स बनाए। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इंटरफेस है ना, दूसरे वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। तो मैं यहाँ इम्प्लीमेंट्स नहीं लिखूंगा, ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट्स नहीं लिखना, आपने लिखना है एक्सटेंड्स। तो ये देखें, एक्सटेंड्स लिख के आई प्रिंट वाले को कॉल करो। एक इंटरफेस जब दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करेगा ना, तो यहाँ पे उसके ओवरराइड करने मेथड जरूरी नहीं होता। इसके मेथड को ओवरराइड करना मेरे पास जरूरी नहीं है। लेकिन जब कोई क्लास आई एंटिटी वाले को इनहेरिट करेगी ना, फॉर एग्जांपल एक आपकी क्लास है ए, ये क्या कर रही है, इसके अंदर ना मैं ये वाला मेथड भी मिटा दूं। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना, ये आई प्रिंट को नहीं कर रही बल्कि किसको कर रही है, एंटिटी वाले को। जब एंटिटी वाले को कर रही है ना, तो इसके अंदर मैं वो कहेगा कि इसके ना सारे मेथड्स ओवरराइड करो। मैंने ओवरराइड कर दिए हैं, तो आप देखोगे कि एंटिटी वाला भी आ गया, प्रिंट वाला भी आ गया। तो उसने दो दो मेथड मेरे पास ओवरराइड क्यों किए, उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि आपके पास ना ये जो है ना, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। इसकी मैं बॉडी यहाँ पे नहीं लिख सकता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो आई प्रिंट वाला होगा ना, आई प्रिंट वाला, उसके अंदर जो मेथड डिफाइन है ना, इसको मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर सकता। उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स आ सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड आ सकते हैं जिसकी बॉडी ना हो। तो इसकी बॉडी ना हो वो वाले मेथड मैं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं बॉडी डिफाइन ही नहीं जब कर सकता, तो मैं यहाँ पे ओवरराइड नहीं करूंगा। इसके जो फर्दर चाइल्ड होंगे ना, चाइल्ड, जैसे इसका जो चाइल्ड है आई एंटिटी का मैंने बनाया, तो वो ना जब ओवरराइड करेंगे ना इसको, तो पहले इसके मेथड ओवरराइड करेगा ये वाला, फिर इसका जो पेरेंट है ना, उसके भी जितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उसको भी ओवरराइड करेगा, ठीक है। तो ये टोटल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट था। तो हमने ये सीख लिया, एक क्लास, क्लास में जब इनहेरिट करते तो एक्सटेंड का कीवर्ड होता है, क्लास इंटरफेस को करे तो इम्प्लीमेंट्स, और अगर इंटरफेस इंटरफेस को करे तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ा, उसके अंदर इंटरफेस को पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ा, फाइनल को पढ़ा, स्टैटिक को देखा और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को देखा। ये जो चीजें थी यही पार्ट था आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। मैंने कोशिश किया कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो, छोटे से छोटा भी कोई ऐसा पॉइंट मिस ना करूं कि जो मैं आपको ना बताया हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर किया। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि क्या अगर मेरे पास दो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसी तरह एक और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, तो क्या मैं उनको जब ओवरराइड करूंगा तो मुझे उसके मेथड, पहले वाले के मेथड दूसरे में ओवरराइड करने पड़ेंगे। लेट्स सी इसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, दो क्लासेस बनाता हूँ, एक का नाम देता हूँ क्लास वन, इसको मैं क्लास वन का नाम देता हूँ, और एक क्लास का नाम देता हूँ टू का। तो लेट्स सी कि मैं इसको ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता हूँ। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाए, पब्लिक, यहाँ पे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट, और
ये मैंने कोई प्रिंट के नाम से या इन्फो के नाम से कुछ भी बना सकते हैं, इसकी बॉडी डिफाइन करनी जरूरी नहीं। तो मैंने ये मेथड यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इसकी रिटर्न टाइप नहीं दी, वो भी दे देते, ठीक है, प्रिंट के नाम से मैंने बना दिया। तो लेट्स सी के एक और मेथड बनाता हूँ, एक और क्लास बनाते हैं, वो मेरी होगी फॉर एग्जांपल क्लास 2 के नाम से। तो ये जो क्लास 2 है ना, इसके अंदर भी मैं कुछ एक ही मेथड डिफाइन करूंगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं लिख सकते आप, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि इसके अंदर ना मैंने लिखा कोई इन्फो के नाम, ये एक मेथड बना दो, ये एरर आना शुरू हो गया, वो कहता है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं आ सकता, तो ये इसके साथ लिख दो एब्स्ट्रैक्ट। सही है, अब सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, इसको इनहेरिट कर देता हूँ विद द क्लास वन वन के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स का कीवर्ड लिखूंगा, क्योंकि क्लास क्लास को जब इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करते हो आप। तो एक्सटेंड्स में मैं लिखूंगा क्लास वन, सी कैपिटल था शायद इसका, क्लास का सी स्मॉल ही। तो सी मैंने स्मॉल लिख के इस तरह मैंने ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ ना मुझे एरर नहीं दे रहा, देखें, मुझे उसने एरर नहीं दिया कि वो ये नहीं कह रहा कि क्लास वन के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना उसे इंप्लीमेंट करो। तो एक चीज हमें समझ आई कि चाहे इंटरफेस हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो, इंटरफेस इंटरफेस को जब करेगा इंप्लीमेंट, तो उसके लिए भी मेथड को ओवरराइड करना मस्ट नहीं है। और उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब इनहेरिट करेगी, वो भी उसके मेथड इंप्लीमेंट करे या ना करे, आप कर भी सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ना करो, आप कर भी सकते हो, ऑप्शनल हो जाएगा मेरे लिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए ऑप्शनल है, लेकिन अगर प्लेन क्लास कोई ऐसी क्लास है जिसका नाम ए है, और ये क्या करती है, एक्सटेंड्स कर लेती है, क्लास 2 को। जैसे वो क्लास 2 को करेगी ना, तो ये कहेगी कि भाई सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करो, कौन कौन से पे, वो प्रिंट वाले को भी करवाएगा और फिर इन्फो वाले को भी कराएगा, दोनों को कहेगा आप ओवरराइड मस्ट करो, जैसे इंटरफेस में हो रहा था वही एब्स्ट्रैक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जब आप इनहेरिटेंस करोगे ना इसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ओवरराइड करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उसको सारे इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, पहली क्लास के भी दूसरी क्लास के भी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। लेट्स सी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट थे वो खत्म हो गए। तो हमारे टोटल जो होते हैं ना वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बस यही होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं। तो पहला होता है आपके पास इनकैप्सुलेशन, नंबर 2 आपके पास होता है इनहेरिटेंस, नंबर 3 आपके पास होता है पॉलीमॉर्फिज्म, नंबर 4 आपके पास होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो 4 पिलर्स हमने चारों के चारों पिलर्स कर लिए, हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो। लेट्स सी के अब हम मूव करेंगे प्रोजेक्ट की तरफ। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूँ, आपको टास्क भी बताता हूँ कि अगले में काम क्या करना है। और फिर मैंने ये कहा कि जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना, तो मैं लेक्चर के बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन करूंगा आपके असाइनमेंट नंबर 9 की। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इनरोलमेंट काम कैसे करना है। तो टास्क को समझ लेते हैं, टास्क क्या हमने बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला काम जो हमने करना है, तो सबसे पहले काम की तरफ चलते हैं। तो टास्क हमारे जो होंगे असाइनमेंट 9, 9 हो गई थी 10, जो असाइनमेंट 10 के हमारे पास टास्क होंगे ना, सबसे पहला काम क्या करना, तो हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो कोर्सेज है ना वो भी ऐड करने हैं। तो आपके कोर्सेज ऐड हो सके, डिलीट हो सके, अपडेट हो सके। उसी तरह आपके जो कोर्सेज हैं वो मेरे पास सर्च भी हो सकते हैं, या लिस्ट ऑफ कोर्सेज आप दिखा दें बस, ठीक है, क्रेड यानी आपने बनाना। और आपके जो सेक्शंस हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, एक कोर्स के मल्टीपल सेक्शन में क्रिएट कर सकता हूँ। और जब मैं सेक्शन क्रिएट करूंगा ना, उसमें मेरे पास डे भी दूंगा, सेक्शन के अंदर हमने लिखा हुआ था डे,
भी देंगे, फिर उसका टाइम क्या होगा, क्लास टाइम भी हम देंगे, फिर उस सेक्शन में कौन सा टीचर को साइन करना है वो वाला काम भी हमने करना है। तो कौन सा टीचर उसे टीच कर रहा है, तो टीचर का नेम भी वहां पे आना चाहिए, या टीचर आईडी रख दें जैसे भी आप रिलेशन बनाना चाहें। ठीक है, तो कोई एक चीज आप रख सकते हो, आप ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो, टीचर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टीचर का ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आईडी रखो नेम रखो उससे अच्छा आप पूरा ऑब्जेक्ट ही रख दो। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया। उसी तरह अब सेक्शन जो है ना उसकी अटेंडेंस बनानी, तो अटेंडेंस पता कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ना जो सेक्शन है ना, सेक्शन है मेरे पास, कोर्स है, ऊप का कोर्स है, उसके अंदर मेरे पास जो सेक्शन था ना, सेक्शन है W9। तो W9 का जो मेरे पास सेक्शन है ना, मैं क्या करूंगा, इसकी अटेंडेंस कुछ इस तरह से आएगी। जो जो बच्चों ने इनरोल किया होगा ना, इनरोलमेंट वाला जो आपने काम किया होगा, उस लिस्ट को आप गेट करोगे, और यहाँ पे ना उसका नाम आ जाएगा, टेबल की फॉर्म में चाहे रख लें आप। तो यहाँ पे आएंगे उसके नेम, नेम आएगा। फिर यहाँ पे चाहे आईडी अगर रखना चाहें, अगर आपने आईडी से रखा हुआ है स्टूडेंट का आईडी, नेम, और यहाँ पे उसके प्रेजेंट या फिर एब्सेंट मार्क कर, तो उसकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे मैं मार्क कर दूं। ठीक है, कि वो प्रेजेंट है तो पी आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट है उसका ये आईडी है, और नेम उसका है अहमद, और इसका जो अटेंडेंस है ना वो मैं पी मार्क कर देता हूँ या टिक कर देता हूँ, चेक बॉक्सेस भी रखे जा सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ आपको जीयूआई में कैसे बनेगा। तो अटेंडेंस इस तरह से आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या डिटेल्स आ रही है, एक तो सेक्शन का नाम मेरे पास डिटेल में आ जा रहा है। तो अटेंडेंस के अंदर हमने दो चीजें, एक चीज रखनी है कि कोर्स के साथ रिलेशन का होगा, फिर वैसे कोर्स का सेक्शन के साथ हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सेक्शन लिखना चाहिए, सेक्शन का ऑब्जेक्ट। अब हम इनडायरेक्ट इस असाइनमेंट के अंदर ना हमने इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी देखने हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन का रिलेशनशिप, अटेंडेंस का रिलेशनशिप सेक्शन के साथ है, और सेक्शन का रिलेशनशिप टीचर के साथ और कोर्स के साथ, दोनों के साथ है। और उसी तरह आपका जो अटेंडेंस का रिलेशनशिप मैं बनाऊंगा वो ये करूंगा, सेक्शन के साथ, और इसके अंदर और होगा, डेट होगी, टाइम होगा, फिर स्टूडेंट के साथ इसका रिलेशनशिप। ठीक है, तो रिलेशनशिप इस तरह से हम बनाएंगे, अटेंडेंस का रिलेशनशिप स्टूडेंट के साथ भी होगा, सेक्शन के साथ भी होगा, किस सेक्शन की अटेंडेंस हो रही है और किस स्टूडेंट की अटेंडेंस हो रही है। सेक्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे टीचर की भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कोर्स की भी आ जाएगी, तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहे हैं, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बन रहा, इनडायरेक्ट बन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक तो सबसे पहले कोर्सेज को ऐड करना है, उसका क्रड बनाना है। तो हमने क्रड यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ, क्रड असाइनमेंट 10 के अंदर हमने क्या करना है, क्रड, क्रड ऑफ कोर्सेज बनाना है, कोर्सेज का क्रड हो जाए, सेक्शन का क्रड हो जाए, और फिर मैं अटेंडेंस, अटेंडेंस का पूरा क्रड बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मार्क ही करनी है, तो अटेंडेंस सिर्फ मार्क होंगी। अटेंडेंस जो है वो आप सिर्फ इंसर्ट करोगे, चेंज भी नहीं कर सकते फिर। ठीक है, चेंज नहीं कर सकते अटेंडेंस। सेक्शन जो है उसका भी क्रेडिट हो गया, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, जो इनरोलमेंट हमने की थी ना लास्ट टाइम, वो ही बच्चों को आपने अटेंडेंस में शो कर। ठीक है,